तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? 1498 AD। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1498 AD। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। यहां उसने पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। निम्न में से ब्लू वाटर से किससे संबंधित है? द अल्मीडा से। ब्लू वाटर के संबंधित है द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 AD। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 AD। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? अल्मीडा। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन। उसको मिलाना है। वास्को डी गामा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। तस्मान हॉलैंड। तस्मान हॉलैंड। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज करी। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने विंड डीमन्स लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज करी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना
अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाल राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 पर कब्जा किया गोवा पर, गलत है। 1510 पे किया था अल्बुकर्क। बीजापुर के शासक से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। 1503 में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह क्या थी? हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह क्या थी? हुगली। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सनथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपना फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया।
श्रीरामपुर डेनिश का प्रथम प्रमुख केंद्र था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। पांडिचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार कथन हमारा एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चरनॉक। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चरनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानोती और सुतनौती कलकत्ता के स्थल को चुना। जैसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है कि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी भी नहीं माना जा सकता है। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चरनॉक। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चरनॉक। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किए? मद्रास। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किए? मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ करी थी? डचों ने। भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किए? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर बी। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने
फोर्ट विलियम का निर्माण किया। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना करी। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनी मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की। अनुमति पाने में सफल होने के कारण 1611 ईस्वी में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया।
शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित करी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? ऑप्शन नंबर ए भरूच। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ थी? सूरत, 1613 ईस्वी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वॉली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वॉली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने। यूरोपीय कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 सूरत में ही स्थापित किया था। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगाली से। 1661 में लिया था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, और 1668 में 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1797 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला।
तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी जहाज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 या इसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी। सही सुमेलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शैपियल संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शैपियल संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758-63। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758-63। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू अर्जित क्षेत्र करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करी? डुप्ले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? ऑप्शन नंबर ए सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लुई 14वें के शासन काल में।
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी एंड सी, चिंसुरा, हुगली। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा, हुगली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी? 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पांडिचेरी, पांडिचेरी, फ्रेंच, पांडिचेरी, फ्रेंच। गोवा, पुर्तगीज, गोवा, पुर्तगीज। ट्रांकोबार, डेनिश, ट्रांकोबार, डेनिश। मद्रास, डच, मद्रास, डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गए? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गए? फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इनमें से अंग्रेज की भारत की देन कोई भी नहीं थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ऑप्शन नंबर बी, टीबी मैकाले। टीबी मैकाले। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? टीबी मैकाले। एक्सला-सैपियल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1746-48। फिर अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों को एक्सला-सैपियल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, 1 और दोनों। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक व्यवस्था। तो ये हमारा हो गया और हम नेक्स्ट चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है।